नमस्कार, मैं हूं विवेक तड़ियाल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मातृभाषा फेसबुक लाइव की साक्षात्कार श्रृंखला के 5वें अंक में। और चर्चा के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं प्रसिद्ध लेखिका एवं शिक्षाविद डॉक्टर रूबी गुप्ता जी। मैं संपूर्ण मातृभाषा परिवार और इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति की ओर से रूबी गुप्ता जी का इस साक्षात्कार में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद विवेक। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस लाइव ब्रॉडकास्ट का पार्ट होने के लिए। और हेलो टू एवरीबॉडी एंड आई होप वी हैव अ जी, वंडरफुल टाइम। तो आज की जो हमारी चर्चा है उसका विषय है उपन्यास एवं अकादमिक लेखन, कला एवं शोध। तो चर्चा की शुरुआत से पहले आइए जितने भी दर्शक हमारे साथ यहाँ पर लाइव के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें चंद बातें जो आज की हमारी मेहमान है रूबी गुप्ता जी, उनके बारे में जरूर बताऊंगा। तो रूबी गुप्ता जी जो हैं वो बेस्ट सेलिंग लेखिका हैं जिन्होंने शुरुआत में विज्ञान का अध्ययन करना चुना और फिर इनका जो जुड़ाव है या यूं कहें झुकाव है वो रचनात्मक लेखन यानी कि क्रिएटिव राइटिंग की तरफ हुआ। साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में इन्हें 2 स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया जा चुका है और फिर इन्होंने पीएचडी की और उसके बाद जो शिक्षाविदों की दुनिया है, एकेडमिशियंस की जो दुनिया है, उसमें कदम रखा और उसके लिए जानी भी जाती हैं। रूबी गुप्ता जी को रोटरी इंटरनेशनल द्वारा यूएसए के लिए सांस्कृतिक राजदूत के रूप में जीएसई और साथ में प्रतिभा सम्मान पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में उनकी बेस्ट सेलिंग पुस्तक अ डिग्री इन डेथ खूब प्रचलित रही और इस पुस्तक को क्रॉसवर्ड 2013 की पुरस्कार के लिए लॉन्ग लिस्ट भी किया गया। रवि गुप्ता जी का जो नवीनतम उपन्यास है नो इल्यूजन्स इन जनाडू भी पाठकों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहा है और इसको ब्लूम्सबरी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। अब तक 8 किताबें रूबी गुप्ता जी लिख चुकी हैं जिसमें उपन्यास भी हैं और साथ साथ अकादमिक लेखन की भी 2 किताबें हैं जो कि हैं बेसिक टेक्निकल कम्युनिकेशन और एडवांस टेक्निकल कम्युनिकेशन, जो कि यूनिवर्सिटी के स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ी जाती हैं। तो वर्तमान में रूबी गुप्ता जी देहरादून के एक प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान में बतौर प्राध्यापक और मानविकी विभाग की प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं और साथ में अपने जो अगला थ्रिलर उपन्यास है उस पर भी काम कर रही हैं, जिसका मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी जो है लोगों के बीच होगा और लोग उसका वेट भी कर रहे होंगे। तो चलिए इस लाइव साक्षात्कार का शुभारंभ करते हैं। मैं एक बारी फिर जितने भी दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस लाइव साक्षात्कार की सूचना अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में साझा करना ना भूलें। तो हमें बहुत सारे प्रश्न पाठकों से पहले प्राप्त हुए हैं और हम इन प्रश्नों को तो इस साक्षात्कार में, इस चर्चा में लेंगे ही। साथ ही ऐसे प्रश्न जो लाइव हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, अगर वो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि लाइव कमेंट्स के माध्यम से वो अपने प्रश्न जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जुड़ रहे हैं शिराज इमाम जी, जो कि कह रहे हैं कि ही इज ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। उन्होंने बहुत स्वागत किया है। तो कहीं ना कहीं जितने लोग धीरे धीरे करके हमसे जुड़ते चले जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है चर्चा जो है उतनी ही रोचक और अच्छी होती चली जाएगी। तो चलिए पहला प्रश्न जो हम हमारी आज की जो मेहमान हैं डॉक्टर रूबी गुप्ता, उनके सामने रखना चाहेंगे वो ये कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उपन्यास लेखन और अकादमिक लेखन दोनों करते हैं और दोनों में ही उनको सफलता प्राप्त हुई है। तो ऐसे में जैसे कि आपने भी उपन्यास और अकादमिक लेखन दोनों में ही, मुझे लगता है कि सफलता के अपने ही नए मापदंड, अपने ही नए मानक गढ़े हैं और दोनों बहुत ही भिन्न भिन्न विधाएं हैं। लेकिन क्या आपको इन दोनों में कोई समानता नजर आती है? आपका विचार। सबसे पहले तो विवेक, तुमने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए धन्यवाद। और दूसरा, शिराज साथ में जुड़ा है तो मुझे बहुत अच्छी यादें हैं शिराज की। और वो यादें अभी मुझे सारी पिक्चर की तरह सामने आ रही हैं कॉलेज की, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। रहा तुम्हारा सवाल, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि वाकई में या तो लोग फिक्शन लिखते हैं या नॉन फिक्शन लिखते हैं। लेकिन मैंने एकेडमिक भी बुक्स लिखी हैं और नॉन एकेडमिक यानी प्रॉपर कमर्शियल फिक्शन भी लिखा है। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो था वो था फिक्शन में। लेकिन मेरे जो नेचर है, जो टेम्परामेंट है, वो है रिसर्च ओरिएंटेड। तो रिसर्च ओरिएंटेड होने की वजह से मैंने शुरुआत करी। एक तो मैंने एक फिक्शन बुक लिखी विच वाज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और इमीडिएटली उसके बाद मैंने एक क्रिटिकल एनालिसिस लिखी खुशवंत सिंह के सारे नॉन फिक्शनल एंड फिक्शनल वर्क्स पे।
तो ये दोनों लगते तो हैं कि दोनों एरियाज बिल्कुल ही डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी इसमें एक चीज कॉमन होती है जो कि होती है शोध। अगर आप फिक्शन भी लिखें, यानी कि अगर लगता है कि फिक्शन लिखते हैं तो हम बड़े क्रिएटिव होते हैं, बट क्रिएटिविटी का जो बेस होता है वो लॉजिक होता है, और लॉजिक के लिए आपको फैक्ट्स की ज़रूरत होती है, और उन फैक्ट्स के लिए आपको रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए रिसर्च इज द बेस ऑन विच फिक्शन इज क्रिएटेड। और जो नॉन फिक्शन होता है, एकेडमिक जो किताबें होती हैं, वो तो आपको रिसर्च करना ही पड़ता है। तो दोनों में रिसर्च, जो समानता का क्वेश्चन तुमने करा विवेक, समानता ये है कि रिसर्च दोनों में ही करनी पड़ती है। दूसरा, क्रिएटिविटी भी दोनों में होती है। फिक्शन में तो क्रिएटिविटी होती ही है, क्योंकि क्रिएटिव आप एक नई कहानी गढ़ रहे होते हैं, और एक कंप्लीटली नए कैरेक्टर भी आप खुद क्रिएट करते हैं, और उस कहानी गढ़ते हैं, प्लॉट करते हैं, जो पूरा इमेजिनेशन और क्रिएटिव एक्सरसाइज है। लेकिन एकेडमिक किताबों में भी क्रिएटिविटी होती है। वो कैसे? वो ऐसे क्रिएटिविटी होती है क्योंकि आपको फैक्ट्स मिल गए, या आपने रिसर्च और एक डेटाबेस कलेक्ट करा। अब आप किस एंगल से उस डेटाबेस को देखते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी है, नंबर वन। उसके बाद आप उस क्रिएटिविटी को अप्लाई करते हैं उन फैक्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए, कि किस तरीके से आप अपने फैक्ट्स को प्रेजेंट करेंगे जिससे कि एक नया मोड़ मिले उन सारे फैक्ट्स को। तो इसलिए एकेडमिक किताबें भी क्रिएटिव वे से लिखी जा सकती हैं। तो आई फील कि क्रिएटिविटी और शोध दोनों का समागम है मेरे दोनों तरह की राइटिंग्स में। बिल्कुल, तो ये एक बात जो आपने खास रखी कि दोनों में ही क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, भले ही ये बाहर से दिखने में काफ़ी अलग-अलग विधाएं लगें, उपन्यास लेखन और जो एकेडमिक राइटिंग है, लेकिन दोनों में ही शोध की आवश्यकता है, दोनों में ही कहीं न कहीं एक लिखने वाले की अपनी क्रिएटिविटी छिपी होती है। इसी से मैं जो है एक अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहूँगा कि उपन्यास लेखन की अगर बात करें, तो ज़्यादातर आपने जैसे मिस्ट्री उपन्यास लिखे हैं, चाहे डिग्री इन डेथ हो, चाहे नो इल्यूजन्स इन ज़नाडू हो, तो आप क्या सोच करके जो प्लॉट है, जो कथानक है, उसका निर्माण या फिर पात्रों का जो चयन है, कि कैसे उसमें करेक्टर्स होंगे, ये क्या सोच करके आप करती हैं? मुझे लगता है दर्शक जरूर जो है इसको सोचना और समझना चाह रहे होंगे कि एक राइटर जब इस तरीके की चीजें लिखता है तो मन में क्या चलता है। इस पर आपके थोड़े मैं विचार चाहूंगा। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज होता है, मतलब इसमें बहुत सोचना पड़ता है, बहुत एनालिसिस करनी पड़ती है कि किस तरह से करा जाएगा। और अगर मैं स्टेप वाइज बताऊं तो सबसे पहले होता है प्लॉट, क्योंकि खासकर जैसे मिस्ट्री नॉवेल्स में लिखती हूँ, तो सबसे ज़रूरी होता है कि प्लॉट, कि आपकी मिस्ट्री एक्चुअली क्या होगी, मिस्ट्री और शुरू कहाँ से होगी और अंत कहाँ से होगी, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ आते हैं कैरेक्टर्स, क्योंकि आपका एक मेन कैरेक्टर ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो पाठकों को बड़ा पसंद आए। क्योंकि अगर आपका मेन कैरेक्टर पाठकों को पसंद ही नहीं आएगा तो वो आपकी उपन्यास क्यों पढ़ेगा। तो इसीलिए कैरेक्टर भी आपको ऐसा क्रिएट करना है जो पाठकों को पसंद आए, लेकिन कैरेक्टर जो आप क्रिएट करेंगे वो रियलिस्टिक होना चाहिए। आप ऐसा कैरेक्टर नहीं क्रिएट कर सकते हैं जो पाठक सोचे कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए आपको बड़ा ह्यूमन कैरेक्टर क्रिएट करना पड़ता है। तो एक तो आपका मेन कैरेक्टर हो गए, एक आपके जो कि प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है, और बाकी आपके सब कैरेक्टर्स हो गए। तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं बड़ा लॉजिकल तरीके से सारी चीजें लिस्ट आउट करती हूँ, और उसको कैटेगराइज करती हूँ कि कौन कौन से मेरे मेन कैरेक्टर्स होंगे। और जैसे मेरी 2 नॉवेल्स तो मर्डर मिस्ट्रीज हैं, तो उनमें से किन का मर्डर होगा, कौन मर्डर करेगा, क्यों मर्डर करेगा, मोटिव क्या होगा। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे पाठक हैं उनको पेज, लेट से 10 पेज पे या 20 पेज पे ही पता चल जाए कि क्यों मर्डर हुआ और किसने किया। तो इसीलिए आपको थोड़े से हिंट्स देने होते हैं, विच इज कॉल्ड लाइक अ रेड हेरिंग, जिससे कि पाठक की क्यूरियोसिटी भी बनी रहे, लेकिन उसको पता ना चल पाए कि भाई किसने मर्डर किया है, अगर हम मर्डर मिस्ट्री की बात देखें। तो इस तरीके से मैं जो इसका डिजाइनिंग करती हूँ अपने प्लॉट का और कैरेक्टर का, बड़ा ही लॉजिकल वे से करती हूँ, और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ, ताकि वो बिलीवेबल स्टोरी हो। क्योंकि ऐसी नहीं लगनी चाहिए स्टोरी कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें कई चीजें उसको बिलीवेबल बनाने के लिए, जो एक्चुअल चीजें हैं, एक्चुअल फैक्ट्स है या एक्चुअल कैरेक्टर्स हैं,
उनमें से कुछ चीजें ली जाती हैं और फिर उनको डाला जाता है। तो इस तरीके से इनिशियली तो एक प्लॉट होता है, लेकिन जैसे कि प्लॉट डेवलप होता है तो प्लॉट और कैरेक्टर दोनों का डेवलपमेंट साथ साथ चलता है और इस तरह का से क्रिएट की जाती है बिल्कुल, तो नॉवेल। ये एक जो आपने तरीका बताया है, मुझे लग रहा है कि जितने लोग हमको यहाँ पर सुन रहे हैं, ये जो आने वाले समय में इस वीडियो को देखेंगे, उन्हें कहीं न कहीं क्राइम नॉवल या मिस्ट्री नॉवल के भीतर जो जितनी रिसर्च एक लेखक करता है, उसके बारे में पता चलेगा कि जो चीज़ उनको अंत में जाकर पता चल रही है, कहीं न कहीं उसका जो एक मन में निर्माण है, वो पहले ही हो चुका होता है और पाठक के लिए उसको जो है इतना अच्छे से परोसा जाता है ताकि पाठक को पढ़ने में मज़ा आए। और यही कारण है कि आपके जो भी आपने नॉवल लिखे हैं वो बेस्ट सेलर गए हैं और लोग उन्हें बहुत प्यार देते हैं, बहुत चाहते हैं। तो एक जो प्रश्न यहाँ पर मेरे मन में अब आ रहा है वो ये है कि आप एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। आपका किसी भी तरीके से क्राइम रिपोर्टिंग या इस तरीके का मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बैकग्राउंड है। लेकिन तब भी आप कैसे जो है क्राइम नॉवल लिखने के लिए आप प्रेरित होती हैं? ये एक क्वेश्चन मुझे लगता है सभी के मन में होगा। मैं आपसे जो है ये एक जवाब चाहूंगा। जी। हाँ, ये तुम्हारा प्रश्न जो है बड़ा कॉमन प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। और खासकर मुझे लोग देखते हैं तो कहते हैं कि अरे आप मर्डर मिस्ट्री कैसे लिखते हैं, आप तो दिखती नहीं है ऐसी कि आप मर्डर मिस्ट्री लिख पाए। तो ये बड़ा लॉजिकल, बड़ा सही क्वेश्चन है। इसमें एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि मैं 5 साल तक जर्नलिस्ट भी रही हूँ। तो मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट थी और मैं मिरर टुडे के लिए रीजनल कॉरेस्पॉन्डेंट भी रही हूँ। तो कहीं ना कहीं एक जर्नलिज्म का भी बैकग्राउंड मेरे पास है। और दूसरा, अगर मेरा एक्चुअली बचपन से इंटरेस्ट रहा है मिस्ट्रीज में। तो क्योंकि मेरा बचपन से इंटरेस्ट था मिस्ट्रीज में, और जो सबसे कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री होती है वो होती है मर्डर मिस्ट्री। एक तो होती है मिस्ट्री, जैसे जो मेरी पहली नॉवेल थी माया, वो एक मिस्ट्री है एक्चुअली में। उसमें मिस्ट्री और अध्यात्म, ये इन दोनों का एक कॉन्फ्लुएंस है। बट बाद में फिर मैंने डाइवर्सिफाई करा इनटू स्ट्रेट फॉरवर्ड मर्डर। तो मिस्ट्री को और अगर हम कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें और सीरियस बनाना चाहें तो हमें उसमें मर्डर डालना जरूरी होता है। तो इस वजह से मर्डर मिस्ट्री लिखा। और इसलिए भी क्योंकि मेरा बचपन से बहुत इंटरेस्ट था, मैंने एगाथा क्रिस्टी, आर्थर कॉनन डॉयल, इन लेखकों की किताबें पढ़ के मैं बड़ी हुई हूँ। और इसलिए जब मैंने लिखना शुरू करा तो मुझे लगा कि मैं भी क्यों ना ऐसा ही कुछ लिखूं जिसमें मिस्ट्री हो, और जो लिखकर मुझे खुद को ही मजा आए और खुद को मैं चैलेंज करूं कि क्या मैं ऐसी मिस्ट्री लिख पाऊंगी क्या। तो इसलिए मैंने मिस्ट्री चुना। इट इज अ चैलेंज फॉर मी। बिल्कुल। तो काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। मैं एक-एक करके जो है ज़रूर आप तक उनके बात पहुँचाना चाहूँगा। यहाँ पर नवनीत पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्राची गोयल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उन्होंने आपको हेलो कहा है। मुबीन खान जुड़ रहे हैं और साथ में हमारे साथ जुड़ी हैं किरण बडोनी ममगाई जी। और जो सवाल मैंने आपसे अभी पूछा वो कह रही हैं कि ये उनका भी सवाल है कि कैसे जो है आप एक शिक्षा के क्षेत्र से और एकदम क्राइम के नॉवेल्स तक का जो सफ़र है या जो आप लिखती हैं, वो कैसे? तो इसका जो है आपने बहुत ही सटीक यहाँ पर हमारे साथ जवाब रखा कि कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि पहले से ही है। आपने पहले भी एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट पत्रकारिता में जर्नलिज्म में काम किया है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको जरूर फायदा होता होगा। तो मैं फिर से उसी बात को वापस से लेकर आना चाहूंगा कि जो उपन्यास लेखन है या फिर जो एकेडमिक राइटिंग है, दोनों में मुझे ऐसा लगता है उपन्यास जैसा आपने कहा कि दोनों में क्रिएटिविटी कॉमन है। लेकिन तब भी एक अकेडमिक राइटिंग करने के लिए, अकादमिक लेखन करने के लिए रिसर्च की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आपने जब अपनी अकादमिक लेखन किया, बेसिक टेक्निकल कम्युनिकेशन या एडवांस टेक्निकल कम्युनिकेशन, तो बतौर लेखक आपने किस तरीके की रिसर्च उसमें करी? इसके बारे में आप अगर कुछ बताना चाहें। सबसे पहले तो जो इस तरह की किताबों में रिसर्च होता है वो होता है कि आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर सर्वे करें, कि उस टॉपिक पे एग्जिस्टिंग जितना कुछ लिटरेचर आप पढ़ सकते हैं उतना सारा आपको पढ़ना होता है। उसके बाद एक बार आपके पास सारा लिटरेचर तैयार हो गया, सारा डेटा आपके पास है, आपने सारा कुछ इकट्ठा कर लिया, तो अब आपका नॉलेज बेस बहुत वाइड हो गया। बिकॉज ये हमें समझना चाहिए कि अगर हमें इतना लिखना है तो हमारे पास नॉलेज इतना, इससे भी कहीं ज्यादा वो फ्रेम के बाहर चले जाएगा, तो मैं बता नहीं पा रही हूँ। तो बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करना पड़ता है इतना सा भी लिखने के लिए। ठीक है, तो उस टॉपिक के बारे में एवरीथिंग पॉसिबल आपको पता होना चाहिए, नंबर 1।
फिर सेकेंडली आपको देखना है कि आपका टारगेट क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किसके लिए किताब लिखना चाह रहे हैं, आपकी रीडरशिप क्या है। अब आपने इकट्ठा तो इतना सारा मटेरियल करा है, लेकिन आपकी रीडरशिप मान लो एक टारगेट है, ठीक है, एक नैरो रीडरशिप है। तो अब आपको उस रीडरशिप को माइंड में रखते हुए फिर अपना जो है रिसर्च को नैरो करना है। फिर आप नैरो करेंगे और फिर आप उसको अब शेप देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो शेप देने के लिए भी आपको काफी कुछ डेटा भी कलेक्ट करना होगा आपके रिसर्च में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका जो बुक है, जो भी आप लिख रहे हैं, वो डेटा ओरिएंटेड है, तो आप डेटा इकट्ठा करोगे। लिटरेचर ओरिएंटेड है तो आप लिटरेचर पे फोकस करेंगे। इस तरीके से आपने सब कलेक्ट करा। एंड अगर आप लिखने पे आए तो फिर आपने अपना टारगेट ऑडियंस डिसाइड करा कि इनके लिए लिखना है। देन आप डिसाइड करोगे कि चैप्टराइजेशन क्या होगा, चैप्टर का स्कोप क्या होगा। बिकॉज हर टॉपिक, हर सब टॉपिक का भी इतना वाइड लिटरेचर अवेलेबल होता है, इतना वाइड मटेरियल होता है, तो आपको बड़ा ही लॉजिकल और एनालिटिकल वे से डिसाइड करना होता है कि हाउ टू इंश्योर कि भाई बहुत वाइड आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना चले जाएं। तो बहुत स्ट्रीमलाइन करके फिर आप लिखेंगे उसको। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको ये बहुत जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को आप सिंपल तरीके से प्रेजेंट करो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो खुशवंत सिंह पे मेरी किताब है, या बेसिक टेक्निकल कम्युनिकेशन, एडवांस टेक्निकल कम्युनिकेशन, और अभी मैंने आईएमए में भी पोइट्री की किताब लिखी है। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई जो स्टूडेंट होते हैं उनको हमें कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं बतानी है कि वो फर्स्ट पेज से ही परेशान हो जाए और किताब अलग रख दे। हमें कॉम्प्लेक्स चीज इतने सिंपल तरीके से उसे बतानी है कि वो उसे पढ़ता चला जाए आसानी से, इजीली, एंड उसके बावजूद उसको जो उसका मेन कंटेंट है वो भी समझ में आ जाए। तो ये कला है, दिस इज आर्ट, हाउ टू प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स थिंग्स इन द मोस्ट सिंपल पॉसिबल, in the most simple possible manner and the simplest words that you are going to use. तो मेरा endeavor यही रहता है। तो जितने लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, मैं सभी से फिर से आग्रह करूंगा कि अगर आप कोई जो है सवाल रूबी मैम से पूछना चाहते हैं तो जरूर आप कमेंट के माध्यम से हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं हम। मुझे लग रहा है बहुत कुछ यहाँ पर निकल करके आ रहा है। मैं भी मैं भी हेलो कहना चाहूंगी जो अब लोग जुड़ गए हैं, मुबीन को और किरण को और प्राची को, और जो भी जुड़े हैं, मैं नाम शायद मिस कर जाऊं, बट हेलो टू एवरीबॉडी। और प्लीज क्वेश्चंस बिल्कुल। पूछिए। तो आगे अगर जब हम बात करते हैं, चाहे लेखन किसी भी प्रकार का हो, सफलता एक ऐसी चीज है जो हर कोई चाहता है। तो आप एक सफल लेखिका स्वयं में हैं। एक रचनाकार की जो सफलता है आपके हिसाब से किन किन बातों पर, किन चीजों पर निर्भर करती है? क्या वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप जो है नए लेखकों को, नई लेखिकाओं को देना चाहेंगी अपनी तरफ से, कि अगर इन चीजों पर थोड़ा वो और ध्यान दें तो वो भी भविष्य में सफल लेखक लेखिका बन सकते हैं? देखो, सफलता दो तरह की होती है। एक तो सफलता होती है कि आप खुद सफल महसूस करें कि आप जो करना चाहते थे वो आपने ईमानदारी से किया, जो आप लिखना चाहते थे, जो आप व्यक्त करना चाहते थे, वो आपने बिल्कुल पूरी ईमानदारी ईमानदारी से आपने व्यक्त कर दिया। तो वो अपने आप में एक सफलता है, आपको क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन उसी से मिल जाता है। तो पहली बात तो ये है, और उसमें आती है ईमानदारी। और ये ईमानदारी, यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज फॉर द सेक ऑफ मार्केट फोर्सेस। तो ये मेरा बहुत मानना है कि भाई मार्केट को अगर आप देख के अपनी ईमानदारी कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ये ठीक बात नहीं है। तो पहली तो सफलता ये है। दूसरी सफलता है मार्केट में भी सफलता चाहिए। तो ये तो काफी मुश्किल है क्योंकि बुक्स तो बहुत होती हैं। तो अगर हम नॉन फिक्शन देखें या फिक्शन देखें, दोनों में सबसे चीज जो जरूरी चीज है सफलता के लिए, वो है यूनिकनेस। आपकी किताब में ऐसी क्या यूनिक बात है? क्योंकि पब्लिशर को लगना चाहिए कि भाई जो चीज आपने लिखी है या जिस तरह से आपने उस टॉपिक को प्रेजेंट किया है, वैसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया इज एब्सोल्युटली यूनिक चीज होनी चाहिए। आपका प्रोडक्ट जो होना चाहिए बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। या तो प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए या उसका प्रेजेंटेशन यूनिक होना चाहिए। ये इन इन दो, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज।
यूनिकनेस किसी वे से होनी चाहिए। तो एक तो ये है यूनिकनेस। फिर उसके बाद आपको बिलीफ होना चाहिए, यू अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपने जो क्रिएट करा है, आपकी जो किताब क्रिएट की है आपने, उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। क्योंकि किताबें ऐसी होती है कि इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। आपकी किताब बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन कई बार बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आत्मविश्वास डामाडोल हो जाए और आप सोचें कि नहीं मेरी किताब अच्छी नहीं है। आपको परसिस्ट करना पड़ेगा, और अगर आप परसिस्ट करेंगे तभी आप सफलता पाएंगे। क्योंकि बहुत महान लेखक है जिनको बहुत रिजेक्शंस हुए। अगर जेके रोलिंग को देखें तो बहुत रिजेक्शंस थे। हेमिंगवे को देखें तो उसकी ओल्ड मैन एंड द सी 16 बार रिजेक्ट हुई और तब जाके उसे नोबेल प्राइज मिला। तो रिजेक्शंस तो बहुत होते हैं, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए कि आपने ऐसी चीज लिखी है जो बिल्कुल ही यूनिक है। तो और उस पर आप डटे रहें, भले आपने लिख दी अब आप ये। और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई आसान तरीका नहीं होता है, और ये बहुत ही लंबा रास्ता तय करना पड़ता है इसमें। आपने आज लिख दिया, ऐसा नहीं होता कि वो कल ही छप जाएगी आपकी किताब। हो सकता है 5 साल बाद छपे, लेकिन आप उस पर डटे रहिए। दैट इज द सीक्रेट टू सक्सेस। बिल्कुल। तो ये एक सीक्रेट जो है मुझे लग रहा है अब सबको पता चल गया है। तो कहीं न कहीं जितने भी नए लेखक हैं या नई लेखिकाएँ हैं, उनको इससे फ़ायदा मिलेगा कि आपका आत्मविश्वास जो है वो कहीं न कहीं एक बड़ा कारक है आपकी सफलता के पीछे। जैसे कि आपने बताया कि कई लेखक ऐसे हैं जो पहले जिनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, उनकी स्क्रिप्ट जो है वो उतनी नहीं सराही गई। ऐसे में ही कई ऐसे हमारे कवि भी हैं, अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें, कई ऐसे कवि हैं जो अपने समय में नहीं पढ़े गए बल्कि अब उन्हें ज्यादा पढ़ा जाता है। तो ये जो है एक समय समय की बात भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जो आपने बताया उसकी तो बात है ही। एक चीज जो मैं यहाँ पर बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बिल्कुल। आप दोनों तरीके के लेखन में हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी किसी भी चीज को लिखने के लिए या एक लंबा उपन्यास लिखने के लिए 30 से 40 हजार शब्द लिखने के लिए एक मोटिवेशन की, एक कहीं ना कहीं इस चीज की जरूरत होती है कि हम लगातार लिखते रहें, हम लगातार लिखते रहें। तो आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? ये मुझे लगता है कि जनता और जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि एक कहानी मात्र लिखने में हमें काफी समय लग जाता है, एक आर्टिकल लिखने में समय लग जाता है, उसमें एक पूरी किताब लिखना, वो भी हाँ जो हाँ। है 30 हजार 40 हजार शब्द, ये तो आपको राज जो है यहाँ पर खोलना ही पड़ेगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस बारे में आप कुछ कहें। नहीं, ये तो बहुत ही कठिन, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना एक किताब के लिए बहुत ही कठिन है। और ये 30-40 हजार नहीं, जो एक नॉवेल होता है उसमें मिनिमम 70,000 जी। वर्ड्स होते हैं। और उन 70,000 वर्ड्स को लिखने के लिए आपने रफ में करीब 1,60,000 वर्ड्स कहीं लिखे होंगे, तो फिर आपने उसको एडिटिंग करा होगा और फिर उसको री राइट करा होगा, री एडिट करा होगा, तब वो पॉलिश्ड वे में 60,000 70,000 80,000 वर्ड्स बनते हैं। तो ये वाकई में बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और इसमें मोटिवेशन का मतलब एक ही मोटिवेशन है, ये है कि आपकी बिलीफ। आप उस कहानी में, वो कहानी आपके लिए असली दुनिया से ज्यादा रियल होनी चाहिए। अगर अगर मैं फिक्शन की बात करूं, तो फिक्शन में ऐसा होता है कि वो कहानी जो है आपको खींचना चाहिए, वो कहानी इतनी आपको रियल लगे, इतनी इंटरेस्टिंग लगे, आपको लगे वो कहानी की जो दुनिया है वो ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वही वो मोटिवेशन होता है कि आप उसमें बार बार जाएं और फिर उसको आप कंप्लीट करें कि और उसमें आप रम जाएं पूरी तरीके से। तो यही सीक्रेट है कि कहानी आप ऐसी, जैसे मैं बताना चाहूंगी कि मैंने एक कहानी, में ऐसे कई बार होता है कि कहानी शुरू करी और वो कहानी मुझे ही इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है। अगर मुझे ही इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है तो मैं 3 साल, क्योंकि मिनिमम एटलीस्ट मुझे, क्योंकि मेरे 2 प्रोफेशंस हैं, मैं पूरे फुल टाइम राइटर नहीं हूँ, तो मेरे क्योंकि 2 प्रोफेशन है तो मुझे मिनिमम 3 साल लगते हैं एक उपन्यास लिखने में। नॉन एकेडमिक किताब लिखने में मुझे कम टाइम लगता है, लेकिन फिक्शन लिखने में मुझे ज्यादा टाइम लगता है। तो फिक्शन मेरी मिनिमम मुझे 3 साल तो लगते ही लगते हैं। तो 3 साल तक एक ही चीज में रमे रहना, उसका यही सीक्रेट है कि आपने वो जो दुनिया क्रिएट की है लैपटॉप में या कागज में, वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप असली दुनिया से वो हटने में आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। दैट इज द सीक्रेट ऑफ बिल्कुल। मोटिवेशन।
तो यहाँ पे सीक्रेट जो है रिवील हो गया है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जितने लोग लिखते हैं उनको एक मोटिवेशन जरूर मिलेगा। मैं स्वयं जो है लिखने की कोशिश करता हूँ, और ये जो है मेरा अपना सवाल था, ये कहीं किसी से नहीं आया, मैंने इसीलिए अपने से पूछा कि क्या एक मोटिवेशन का जरिया होता है। तो अगर बात करें हम फिर से अकादमिक लेखन की, तो कई ऐसे लोग हैं जो अकादमिक लेखन में हाँ, उतरना चाहते हैं, या जिनके अंदर वो बात है कि वो अकादमिक लेखन कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक बात रहती है कि हाँ, भाई प्रकाशक के पास कैसे जाया जाए, क्या हम हमको छापा जाएगा या नहीं छापा जाएगा। तो उस पर मैं आपके कुछ विचार यहाँ पर चाहूंगा कि एक हाँ, प्रकाशक से अकादमिक लेखन के लिए कैसे संपर्क किया जाए। हाँ। तो सबसे पहले तो जो आपका बुक होता है उसको पहले कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट। तो सबसे पहले तो आपको उसे तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आपका मैन्युस्क्रिप्ट तैयार है। फिर आप मार्केट में देखोगे बहुत तरह के प्रकाशक होते हैं। तो आप पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन से प्रकाशक हैं जो आपके टॉपिक या आपके एरिया जिस पे आपने किताब लिखी है उस एरिया की किताबें छापते हैं। तो आप उनको आइडेंटिफाई कर लो। अब उनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आप उनका ईमेल वगैरह आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको तैयार करना है क्वेरी लेटर। क्वेरी लेटर जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो डिटरमिन करती है कि पब्लिशर आपका काम देखेगा भी कि नहीं देखेगा। आपके आपकी किताब एक्सीलेंट हो सकती है, लेकिन आपने क्वेरी लेटर ठीक से नहीं ड्राफ्ट करा तो वो आपकी किताब तक पहुंचेगा ही नहीं। तो आपको बहुत ही सोच विचार करके एक बहुत ही बढ़िया क्वेरी लेटर ड्राफ्ट करना चाहिए। लंबा नहीं होना चाहिए, उसमें आपको शो ऑफ नहीं करना है, सिर्फ 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए इस क्वेरी लेटर में। फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे आपने क्या लिखा है। सेकंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, मतलब आप इतने एक्सपर्ट क्यों हैं उस टॉपिक को लिखने के लिए। एंड लास्ट में आप लिखेंगे कि आप अटैच कर रहे हैं कुछ चीजें। तो अब आप उस क्वेरी लेटर के साथ क्या अटैच करेंगे। सबसे पहले आप एक बहुत ही एक्सेलेंट, मान लो आपने आपका क्वेरी लेटर बहुत ही बढ़िया है, उसके बाद पब्लिशर देखेगा आपका सिनॉप्सिस। अब आप एक सिनॉप्सिस बनाएंगे। आपका सिनॉप्सिस भी 1 पेज से ज्यादा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अगेन आपके सिनॉप्सिस में 3 या 4 पैराग्राफ से ज्यादा बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। आपका सिनॉप्सिस यानी कि ऐसा होना चाहिए जैसे कि किताब के पीछे में जो बैक ब्लर्ब होता है, जिसे बैक ब्लर्ब कहते हैं, उसको पढ़ो, वो कितना इंटरेस्टिंग वे से लिखा रहता है, मतलब वो बैक ब्लर्ब लेके ही लोग किताब खरीदते हैं। तो उसको ध्यान में रख के एक सिनॉप्सिस तैयार करनी चाहिए जो कि अट्रैक्ट करेगा पब्लिशर को आपकी किताब के लिए। तो मेन चीजें जो आपकी किताब की हैं वो उस सिनॉप्सिस में होनी चाहिए। उसके बाद ये तो हुई आपका फर्स्ट अटैचमेंट। अब आप सेकंड अटैचमेंट करेंगे चैप्टराइजेशन। चैप्टराइजेशन में आप चैप्टर का हेडिंग देंगे, ठीक है, और 2-2 3-3 लाइन में हर चैप्टर में आप क्या लिख रहे हैं वो आप एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपकी प्रोफाइल बहुत इंप्रेसिव है, आपने और भी किताबें लिखी हैं या आपने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं उस एरिया में, तो आप अपनी एक ब्रीफ प्रोफाइल, अगेन नॉट मोर देन 1 पेज, आप उसमें अटैच करेंगे। फिर ये आप मेल करेंगे पब्लिशर को। उसके बाद पब्लिशर मान लो बड़ा इंप्रेस हो गया, तो पब्लिशर आपको बोलेगा कि आप फर्स्ट 2 चैप्टर्स भेजिए या फर्स्ट 3 चैप्टर्स भेजिए। तो आप फर्स्ट 3 चैप्टर्स उसको मेल करिए। अगेन आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स में आपको देखना है कि किसी भी तरह का ग्रामर का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, फॉर्मेटिंग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत ही नीट, बहुत ही बढ़िया फ्लॉलेस कॉपी होनी चाहिए आपकी तरफ से। क्योंकि अगर उसमें उसको फर्स्ट 2-3 पेजेस में ही मिस्टेक मिल गई तो वो क्यों आपकी किताब छापेगा। तो आपके फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स इज लाइक द सैंपल चैप्टर। वो देखेगा, अगर वो बहुत पसंद आ गया फिर वो आपको बोलेगा पूरा मैन्युस्क्रिप्ट भेजो। अब पूरा मैन्युस्क्रिप्ट अगर वो मांग रहा है, ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी वो किताब एक्सेप्ट कर ही लेगा। अब आप पूरी मैन्युस्क्रिप्ट जो है बिल्कुल पॉलिश करके, जैसा मैंने बताया, ग्रामर, स्पेलिंग, फॉर्मेटिंग, स्पेसिंग, सब कुछ परफेक्ट करके अब वो आप उसे मेल करेंगे। और if God Almighty is kind and his blessings are with you, तो आपकी किताब जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा और फिर वो पब्लिश हो जाती है। तो ये तरीका होता है। बिल्कुल। तो रूबी मैम ने बिल्कुल जो है डिटेल में
पूरा ये तरीका बताया है कि जो अकादमिक प्रकाशन है उसको कैसे किया जा सकता है। और इसमें कोई दो राह नहीं कि जो है आप ऐसे ही नहीं एक सफल लेखिका बनी हैं। कहीं ना कहीं ये जो आपने पॉइंट्स दिए हैं, मुझे लग रहा है आने वाले समय में जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे या जो लाइव अभी हमें देख रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल की पॉइंट्स होंगे, ऐसे पॉइंट जिनका उनको जरूर कोई ना कोई फायदा होगा। जैसे कि आपने पहले बताया, इससे पहले मुझे शायद ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था, मेरे दिमाग में जस्ट अभी आया है, कि आपने कहा कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हैं, भले ही वो चाहे लिटरेचर रिसर्च हो या इस तरीके का कुछ, कई लोगों का ऐसा मत है या ऐसा हाँ। मानना हो सकता है कि भाई अगर वो किसी और की किताबें पढ़ लेंगे तो उनको वहां से आइडियाज आने लगेंगे, फिर जो आइडिया है उनका अपना ओरिजिनल नहीं रह जाएगा। तो इस पर आपके क्या विचार हैं कि क्या वास्तव में ऐसी कोई चीज है? या वैसे तो मैंने जितने भी बड़े लेखकों से, जितने भी लोगों से जो बेस्ट सेलर रहे हैं, सभी का यही मानना है कि भाई अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जो लोगों के मन में इस तरीके के विचार आते हैं कि भाई अगर हम किसी और को पढ़ लेंगे तो कहीं कॉपी पेस्ट ना हो जाए, उस पर आपकी क्या राय है? पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि इस दुनिया में जी। ओरिजिनल कुछ नहीं है। अगर प्योर ओरिजिनल कहा जाए तो कुछ नहीं है। सब कुछ कहीं ना कहीं से निकल के आता है, ठीक है, और उसी की रिसाइकलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर की कई सारी कहानियां उसकी अपनी ओरिजिनल नहीं है। उसने जो अपनी कहानी का प्लॉट लिया है वो एक दूसरे राइटर से लिया, लेकिन शेक्सपियर का ट्रीटमेंट इतना सुंदर है कि हम शेक्सपियर को याद करते हैं। जिसने ओरिजिनल प्लॉट गढ़ा हम उसे भूल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हम शेक्सपियर तो हम शेक्सपियर को तो नहीं बोलते कि शेक्सपियर ने चोरी करी है, या प्लेजरिज्म के लिए तो नहीं हम शेक्सपियर को क्रिमिनल बोलते हैं। तो इसीलिए ये तो एक बिल्कुल ही फॉल्स चीज है कि भाई कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट अगर आप बैठोगे कॉपी पेस्ट करने तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकेंडली, लिखने में बहुत सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो एक तो तरीका है कि तुम क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स करो या क्रिएटिविटी को सीखो प्रॉपरली कोई कोर्स करके, ठीक है। एक तो ये है, सो दैट तुम्हें उसकी टेक्निकलिटीज पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बैठ गए लिखने और जी लिख दिया, जी। ऐसे नहीं होता है। उसमें काफी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, वो सीखनी होती है। सेकेंडली, अगर आपका जो एरिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लव स्टोरी लिखना चाहते हो या जो भी ड्रामेटिक कुछ लिखना चाहते हो, तो आपको बहुत सारे राइटर्स उस एरिया में पढ़ने चाहिए। और आपको रियलाइज भी नहीं होगा कैसे वो टेक्निकलिटीज अपने आप ही आपके सबकॉन्शियस में उतर जाएंगी। और जब आप लिखने बैठोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको, आपका फ्लो आसान होगा लिखने में। और इस तरीके से आपकी हेल्प होगी। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे चीज स्ट्रक्चर करनी है, कैसे चैप्टराइजेशन करना है, कहाँ पे पैराग्राफ एंड होना है, कैसे प्लॉट आगे बढ़ाना है, कैसे कैरेक्टर को डेवलप करना है। बहुत सारी चीजें होती है लिखने में। तो अगर पढ़ोगे नहीं तो क्या लिख पाओगे? पढ़ना तो बेस है, और जो नहीं पढ़ता है और सोचता है कि मैं ऐसे ही लिखूं, मुझे नहीं लगता वो अच्छा लेखक बन पाएगा। पढ़ना तो बहुत जरूरी है, और पढ़ना ही नहीं, बहुत 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 पढ़ना। और मैंने जैसे कहा कि अपने एरिया के राइटर्स को तो पढ़ोगे ही, उन पे खास फोकस होगा, पर अलग टाइप के भी राइटर्स को पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि जी मैं लव स्टोरी पढ़ूंगा, मतलब लिखूंगा तो मैं बस दुर्जोय दत्ता को पढ़ूंगा और रविंदर सिंह को पढ़ूंगा। तुम्हें इंटरनेशनल राइटर्स को पढ़ना होगा, और जो अलग तरह की किताबें लिटरेरी फिक्शन लिखते हैं उनको भी पढ़ना होगा। हर तरह की बहुत वाइड, जैसा मैंने शुरू में एकेडमिक के लिए भी बोला था, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर एक किताब बिल्कुल। लिख पाओगे। उसके बगैर वो चीज नहीं आएगी, क्वालिटी नहीं आएगी तुम्हारे लिखने में। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना नितांत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी ऐसे जो भावी लेखक लेखिका हैं जो लिखने की सोच रहे हैं या जो लिख रहे हैं, मैं उन्हें ज़रूर आपके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि भाई आप और लेखकों को भी पढ़ें जो इस फील्ड में, जिनका नाम है, जो अच्छे हैं, जिनका लिटरेरी कंटेंट अच्छा है, उन्हें पढ़ा जाना चाहिए। कॉपी पेस्ट से रिलेटेड एक और, जैसे आपने अभी प्लेजरिज्म की बात करी, जिसमें अगर हम किसी का लिखा हुआ कॉपी पेस्ट करते हैं और उसको क्रेडिट्स नहीं देते तो उसे प्लेजरिज्म कहा जाता है। यहाँ पे कॉपी के साथ एक और टर्म है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट के केस में मुझे ऐसा हाँ। लगता है कि आपने जरूर जो है इस पर कोई विचार जरूर किया होगा, आपने इसको फेस किया होगा। तो कॉपीराइट के केस में कई लोग ऐसे हैं जो ये पूछना चाहेंगे कि कॉपीराइट किताब के पहले किया जाए या कॉपीराइट किताब के आने के बाद किया जाए।
क्योंकि इंटरनेट पर और इस तरीके से अलग अलग चीजें जो है मौजूद हैं, और वो ये बताती हैं कि कॉपीराइट तो एक यूनिवर्सल चीज है। जब लिखा गया तो तभी जो लिख रहा है उसका कॉपीराइट है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कराना कितना जरूरी है, इस पर आपके कुछ विचार। एक्चुअली कॉपीराइट, अगर मैं किताबों की बात करूं तो कॉपीराइट जो पब्लिशर के, जो अच्छे पब्लिशर होते हैं उनके साथ ही जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो वो पब्लिशर हमेशा, जो अच्छा पब्लिशर होता है वो कॉपीराइट जो है ऑथर को देता है। तो ये पब्लिशर का ही होता है कि वो कॉपीराइट ऑथर को देता है। और शुरुआत में ही अगर आप कोई भी किताब खोलोगे तो उसमें आप देखोगे कॉपीराइट के साथ में ऑथर का नाम लिखा रहेगा। किसी किसी केस में ये होता है कि पब्लिशर खुद कॉपीराइट मांगता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी किताब पे, आपने किस पब्लिशर के साथ डील करा है, किसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर डिपेंड करता है। अब आई बात जो छोटे छोटे आर्टिकल्स या कुछ और इंटरनेट पे डालते हो, तो हाँ, उसमें प्लेजरिज्म बहुत होता है। इनफैक्ट मेरे साथ ही ऐसा हुआ था, काफी समय पहले की बात है। मैं चंडीगढ़ ट्रिब्यून के लिए लिखती थी, फीचर राइटर थी। तो मैंने एक ट्राइब होता है बेगा ट्राइब, तो उनके एक टैटूइंग की जो हिस्ट्री है उस पर मैंने रिसर्च करी थी। और मैं वाकई में छत्तीसगढ़ में जाके बेगा ट्राइब्स के पास जाके उनकी फोटोग्राफ्स लेकर और उनसे बात करके वो पूरी उनकी हिस्ट्री निकाली कि कैसे टैटू, बिकॉज टैटूज का ना सिग्निफिकेंस होता है कि अगर ये टैटू बनाया तो इसका ये अर्थ है, करके पूरा आर्टिकल मेरा आया था। तो कुछ साल बाद में ऐसी इंटरनेट पे कुछ देख रही थी, तो मुझे बिल्कुल अपना ही आर्टिकल मिला जो श्रीलंका के किसी जर्नलिस्ट ने अपने नाम से छापा हुआ था। तो ये होता है। और उसका फिर मैं कुछ कुछ हो भी नहीं पाया। मैंने प्रेस ट्रस्ट पे लिखा, ये वो कुछ नहीं हुआ। पर फिर मैंने ये सोच के मैं खुश हो गई कि चलो उसे अच्छा लगा होगा तभी उसने प्लेजराइज करा, तो चलो कोई बिल्कुल। बात नहीं। बल्कि हम तो तो ये ऐसा होता मानते है। हैं, ये काफी जो है कॉमन बात है कि भाई साहित्य जो है वो समाज की संपत्ति है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं बन जानी चाहिए। ये जरूर जो है एक पॉइंट है। बाकायदा आप जैसे कह रही हैं, मेरे साथ पिछले कुछ दिनों में यही हुआ है। किसी कारणवश जो है मैंने ही अपनी किसी कविता की 2 से 3 लाइनें गूगल कर ली, और कि ये देखने के लिए कि भाई ट्रेंडिंग चल रहा है या नहीं है, या किस वेबसाइट पर उपलब्ध है नहीं है। और मुझे तमाम ऐसे लोग मिले जिन्होंने अपने जो है आर्टिकल्स में या अपने भाषणों में उन कविता की जो है पंक्तियों का प्रयोग किया, और मुझे कोई क्रेडिट नहीं दिया। तो इस पर जब मेरी अपने किसी दोस्त से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, साहित्य समाज की संपत्ति है, इसमें ही खुश हो लो कि भाई चलो किसी को पसंद ही आई होगी तो उसने जो है आपकी कविता का प्रयोग कर लिया। तो इसी से ही जो है यही कर हाँ, सकते हैं। यही कर तो सकते हैं हमारे हम। साथ लाइव जो लोग जुड़ रहे हैं उनकी तरफ से हमें प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ पर नवीन सिंघल सर जो है हमारे साथ जुड़े हैं सीधे देहरादून से, और वो आपको जो है नमस्ते कह रहे हैं। तो आप उन्हें अच्छा। कुछ रिप्लाई करना चाहेंगे। कैसे है नवीन सर? बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है आपकी आवाज जरूर नवीन सर तक पहुंची होगी, वो फिर से जो है कमेंट करके जरूर अपने विचार यहाँ पर रखेंगे। हमारे साथ जुड़ी हैं दीपिका कुलदीप जी, और वो आपसे जानना चाह रही हैं कि जैसे आपने बताया कि भाई क्रिएटिविटी का अगर आपने कोई कोर्स किया है तो ये ज्यादा आसान हो जाता है कि आप उसकी टेक्निकलिटीज को, उसके भीतर जो चीजें हैं उसे समझें। तो उनका ये प्रश्न है कि कहाँ से ये क्रिएटिविटी के कोर्स कैसे किए जा सकते हैं, अगर आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहें तो। उसमें ऐसा है, एक तो इग्नू का क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स है जो मैंने खुद किया है। उसको डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश बोलते हैं। तो मैंने खुद ये करा था, बहुत साल हो गए इस बात को। तो अगर शॉर्ट टर्म करना है तो ये है। अदरवाइज एक्चुअली बड़े बड़े सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं, डिग्रीज भी होती है इन क्रिएटिव राइटिंग। तो हर यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ होता है। बट आई फील कि जो ये डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग है जो मैंने करा, इट इज अ गुड इनफ थिंग। तो ये इग्नू से कर सकते हैं, और कॉरेस्पॉन्डेंस में है तो आराम से घर बैठे भी हो सकता है। तो ये आइडियल है मेरे हिसाब से। तो हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप जो है भारतीय मिलिट्री अकादमी से संबंध रखती हैं, आप वहाँ पढ़ाती हैं। तो ऐसे में एक प्रश्न जो है हमारे पास ये आया है कि भाई भारतीय मिलिट्री अकादमी में आप जो है प्राध्यापिका के पद पर जो है काम कर रही हैं, और रक्षा सेवा में जो लोग आते हैं, जो बच्चे आते हैं, या यूं कहें बच्चे नहीं, जो युवा आते हैं, उन्होंने आपको उनको आपने काफी करीब से देखा होगा। तो ऐसे में आपके क्या विचार हैं कि साहित्य उनके मन पर क्या प्रभाव डालता है, लिटरेचर का उन पर क्या एक ऐसा प्रभाव होता है,
उसको आप थोड़ा सा हमें यहाँ पे बताएं। और जरूर मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि आपने उनका एक पोएट्री कलेक्शन भी मुझे लगता है एक आया है, तो उसके विषय में भी आप जरूर दर्शकों को बताएं। जी। जी। अ, ऐसा है कि जो साहित्य होता है ये जीवन में रस डालता है ना। और बगैर बगैर कला के, बगैर रस के हमारा जीवन बिल्कुल ही मतलब बोरिंग सा हो जाता है, नीरस हो जाता है। तो इसीलिए साहित्य जो है वो हमारे कैडेट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है और इतनी टफ उनकी लाइफ होती है, और उनकी ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि कई बार मतलब पूरे 24 घंटे में वे सिर्फ 40 मिनट सो पाते हैं। इतनी टफ होती है उनकी उनकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। तो इस टफनेस के बीच में एक, जैसे ना एक हवा का झोंका, एक एक खुशबू ऐड करने की बात हुई, साहित्य लाना उनके जीवन में। मुझे ऐसा लगता है कि इतना टफ और इतना फिर ये जो कैडेट्स हैं ये पोस्ट हो जाएंगे कई इंसर्जेंसी वाली एरियाज में, और हर तरह के चैलेंजेस इन्हें फेस करने होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सॉफ्टनेस, एक उनके जो उनके एनरिच करता है उनकी जिंदगी को साहित्य, एक तो ये है। सेकेंडली, साहित्य पढ़ने से बहुत कुछ पता चलता है अबाउट ह्यूमन नेचर। और ये जो ऑफिसर्स जो हमारे जिनको मैं पढ़ाती हूँ, ये ऑफिसर्स बनते हैं और इनको अपने जवानों के साथ डील करना होता है और उनको समझना होता है और समझ के मोटिवेट करना होता है, क्योंकि एक अकेला ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता। आर्मी इज ऑल अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज अबाउट अ टीम। तो टीम में सबसे जरूरी चीज होती है ह्यूमन इमोशंस को समझना, और उसको बड़े एम्पथी के साथ समझना, और उसको समझते हुए उस व्यक्ति को मोटिवेट करना, ताकि वो जो भी चैलेंजेस है उनको डील कर पाए। तो ये सारा कुछ हम सीखते हैं साहित्य के माध्यम से, क्योंकि साहित्य ही आपके आपके होराइजन को इतना वाइडन करता है कि आपको पता चलता है, बहुत सारा तरह के लोगों के बारे में पता चलता है, लोग जो कठिन परिस्थितियों में कैसे जूझते हैं और कैसे उस अपने आप को उबार के निकालते हैं, ये सब चीजें आप सीखते हो। तो ये सब कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन उनको समझ आता है, एक तो सेल्फ मोटिवेशन, फिर हाउ टू मोटिवेट देयर जवान्स, एंड ऑल्सो कि वो उनको इमोशनली कैसे समझे, इमोशनली उनको कैसे हैंडल करें और उनको मोटिवेटेड रखें। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है साहित्य से ही आती है। और कहानियां तो जो है, कहानियां किसे पसंद नहीं आती है, हम सब बचपन से कहानियों से ही जुड़े हुए हैं, चाहे वो पिक्चर हो चाहे वो गाने हो, हर चीज में कहानी है। तो कहानी तो जीवन में बहुत ही जरूरी है, कहानियों के बगैर तो जीवन जीवन नहीं है। तो मुझे लगता है कि इससे एक जीवन बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो आपने जैसे बताया कि कहानियों के बिना जो है जीवन नहीं है, और ये कहीं ना कहीं आपने जो पहली बात कही थी कि एक सफल लेखक के लिए जो है जो मोटिवेशन है वो यही है कि वो अपनी कहानी उसके लिए ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो जाए बाहरी दुनिया से, तब वो एक अच्छा लेखक बनता है। अभी आपने जो विचार रखे कि भाई कहानी के बिना कुछ नहीं, तो ये बिल्कुल जस्टिफाई करता है कि कैसे आप जो है इतनी प्रसिद्ध और इतनी सक्सेसफुल जो है लेखक बनी हैं। तो मैं अगले अपने प्रश्न पर जाने से पहले मैं जो है सभी लोगों से फिर से निवेदन करूंगा, यदि उनका कोई सवाल है तो वो जरूर इस पटल पर रख सकते हैं लाइव कमेंट्स के द्वारा। तो अगर हम बात करें लिटरेचर की, तो कई जगह ऐसा देखने में आता है कि जो लोग लिखते हैं वो या तो कॉलेज के बाद या तो बचपन से उनके अंदर इस तरीके का कुछ एक अंदर से मोटिवेशन रहता है कि भाई मैं लिखूं, मुझे लिखना पसंद है। तो ऐसे में अगर मैं बाल साहित्य की बात करूं, चिल्ड्रन लिटरेचर की बात करूं, तो उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कैसे आगे लेकर के आ सकते हैं कि वो भी क्रिएटिव राइटिंग करें और अपने अंदर का जो उनके एक राइटर छुपा हो सकता है किसी के भी अंदर, उसको निकाल करके बाहर लाएं। इस पर आपके कुछ विचार। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल कुछ पेरेंट्स जो हैं वो जरूरत से ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए। तो बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए, मुझे एक तो ये लगता है, क्योंकि अगर हम बच्चों को फोर्स करें कि भाई तुम लिखो और ये करो वो करो, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इसके लिए मतलब मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं इसके बारे में। मुझे लगता है हम बच्चों को फोर्स ना करें किसी चीज में। अब आए जो बच्चे खुद ही क्रिएटिव हैं और खुद ही लिखना चाहते हैं, वो पता चल जाता है
जैसे जो बच्चे कहानियां पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ग्राफिक्स स्केच करते हैं बड़ा अच्छा, आजकल ग्राफिक नॉवेल बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, तो कुछ बच्चे स्केच करते हैं, कार्टून बनाते हैं, फिर उसमें छोटी छोटी कहानी लिखते हैं, तो उसमें हम इनकरेज कर सकते हैं उनको। तो मेन तो यही है कि भाई जो अगर बच्चे लिखना चाहते हैं तो हम उन्हें इनकरेज करें, उनको अच्छी अच्छी किताबें ला के दें, उनके साथ बैठे, अगर उन्होंने जो लिखा है उसको बड़े प्यार से और एम्पैथी के साथ उसकी तारीफ करें कि हाँ ये बहुत अच्छा लिखा है और इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पेरेंट का रोल होता है गाइड करना, और सिर्फ गाइड करके, और टीचर्स का भी इसमें काफी रोल होता है। अनफॉर्चुनेटली आजकल बड़े बड़े क्लासेस होते हैं जहाँ टीचर्स उतनी अटेंशन नहीं दे पाते हैं बच्चों पे, पर टीचर्स भी उसमें अगर बच्चों को गाइड करें कि भाई तुम्हारी क्वालिटी है तुम इसको और लिखो, तो फिर धीरे धीरे बच्चा डेवलप करता है। यहाँ पे मैं अपना खुद का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी, जो कि एक्चुअली मैं भूल गई थी। मैं क्लास 10th में थी, उस समय मैं पुणे में थी। तो पुणे में मैं क्लास 10 में थी हचिंग्स हाई स्कूल में, और वहाँ पे एक दिन क्या हुआ था, जो हमारी इंग्लिश टीचर थी वो लीव पे थी, उनके ब्रदर आए थे, वो भी इंग्लिश टीचर थे कहीं पे। तो उन्होंने हमें एक टास्क दिया कि एक या तो कोई ऐसे लिखो इस टॉपिक पे या एक स्टोरी लिखो, ठीक है। तो मैंने इसी के टॉपिक मुझे बड़े बोरिंग लगे, तो मैंने एक स्टोरी लिखी। उस स्टोरी का टाइटल था द बॉय हु न्यू टू मच। और उसमें ऐसा ये होता है, प्लॉट ये था कि, और वो बस एक पीरियड में मैंने लिख दिया था कि जो उस गांव में एक प्रीस्ट होता है, उस प्रीस्ट की वाइफ का मर्डर हो जाता है, और इस बच्चे को पता चल जाता है कि प्रीस्ट की वाइफ का मर्डर कैसे हुआ, और फिर वो ऐसे कहानी होती है। तो मैंने तो बस लिख के सबमिट कर दिया। उसके बाद जो वो सर थे वो इतने उनको अच्छी लगी वो कहानी, और उन्होंने फिर मुझे आगे, और मैं सबसे आगे नहीं बैठती थी, जो तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैं सबसे पीछे बैठती थी क्लास में। तो और मैं क्लास में आगे जाके कुछ बोलती भी नहीं थी, चुपचाप पीछे बैठती थी। तो उन्होंने मुझे आगे बुलाया, तो मुझे तो समझ नहीं आया क्यों बुलाया, मैं डर गई कि हे भगवान क्या हो गया। तो उन्होंने मुझे आगे बुलाया और मुझे कहा कि तुम ये पढ़ के सुनाओ सबको। तो तब मुझे पता चला कि अच्छा मैं लिख सकती हूँ। तो ये बात तो मैं भूल गई थी, बिल्कुल ही भूल गई थी, क्योंकि मैंने लिखना बहुत लेट स्टार्ट किया, बीएससी के बाद मैंने शुरू करा लिखना। पर ये इंसिडेंट बच्चे के मन में, ये इंसिडेंट से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, वो सर ने बोला था, वो मैंने अच्छा लिखा था, तो जरूर शायद मैं लिख पाऊँ। तो डेफिनेटली इंकरेजमेंट का रोल होता है, जिसमें टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बट लाइक आई सेड, फोर्स नहीं करना चाहिए बिल्कुल। बच्चे तो को। कहीं न कहीं जो है बच्चों को ज़रूरत है कि वो अपने भीतर की छुपी हुई चीज़ों को खुद ही कहीं न कहीं एक एनालाइज़ करें, खुद ही ऐसी चीज़ें बाहर आ ही जाती हैं वैसे। और साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर हैं, उनका भी ये रोल है कि भई अगर उन्हें किसी के अंदर इस तरीके की क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो ज़रूर उसको और मोटिवेट करें सो दैट वो और आगे बढ़े। तो यहाँ पर एक सवाल हम और लेंगे कि थ्रिलर जो लेखन है, जैसा आपने बताया कि थ्रिलर लेखन आपकी जो है विशेषता है, हम सब जानते भी हैं, आपके 2 नॉवेल्स इधर आए हैं। तो लेकिन ऐसे में जो फीमेल ऑथर्स हैं, जो लेखिकाएँ हैं, उनकी संख्या कहीं कम नज़र आती है। इसको आप कैसे देखती हैं? आपके लिए ये कथन सही भी है या नहीं? इस पर भी जो है हम आपके विचार चाहेंगे। थ्रिलर लेखिकाएं जो होती हैं वो कम जरूर होती हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो फील्ड है, ये फील्ड फीमेल जेंडर की सेंसिबिलिटीज से बिल्कुल विरुद्ध है ना। ये एक हार्श दुनिया है जिससे कि फीमेल जेंडर को अलग रखना चाहिए। तो इनफैक्ट जो शुरू में बहुत सारी विमेन ऑथर्स थी वेस्ट में, पीडी जेम्स वगैरह, तो वो अपना जो नाम है वो ऐसे इनिशियल्स के साथ लिखती थी ताकि किसी को पता ना चले कि वो फीमेल है। इनफैक्ट जेके रोलिंग भी इतनी फेमस होने के बाद, जब उन्होंने हैरी पॉटर किताबें बंद कर दी, उसके बाद उन्होंने एक थ्रिलर, एक स्पाई थ्रिलर लिखा, तो उन्होंने अपना नाम चेंज करके लिखा और नाम मेल नाम चुना। तो आज की मतलब इस समय में भी ये डिस्क्रिमिनेशन है कि विमेन ऑथर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है एज थ्रिलर राइटर। तो एक तो ये डिस्क्रिमिनेशन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से शायद फीमेल राइटर्स डिस्करेज हो जाती होंगी कि भाई हम क्यों इतना स्ट्रगल करें और ऐसा टॉपिक चुने जो पब्लिशर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा फीमेल राइटर से। तो एक तो ये है। दूसरा ये हो सकता है कि
फीमेल राइटर्स की जो थ्रिलर्स होती हैं उसमें जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं मर्डर के, वो बहुत ज़्यादा गोरी, बहुत ज़्यादा खून और बहुत ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों से परे होते हैं। उनका जो डिस्क्रिप्शन होता है डेड बॉडीज का, वो काफ़ी एस्थेटिक होता है। डिस्क्रिप्शन, मेरे पास हिंदी का वर्ड नहीं आ रहा है, एस्थेटिकली डिस्क्राइब करती हैं। या तो उनके जो मर्डर्स होते हैं वो पॉइजन से होंगे या एक क्लीन गन शॉट से होंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई किसी ने एक चाकू ले गया और 17 टाइम्स बॉडी को काट दी, और मतलब सारी गंदी डिस्क्रिप्शन ऐसी बहुत कम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंसिबिलिटीज ऐसी होती हैं विमेन राइटर्स की। तो ये सब रीजंस होते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, सेकेंडली सेंसिबिलिटीज फर्क हुई। लेकिन आजकल बहुत सारी विमेन राइटर्स हैं जो कि थ्रिलर्स लिख रही हैं। वेस्ट में तो लिखती हैं, अब इंडिया में भी कई सारी विमेन राइटर्स हैं जो थ्रिलर्स लिख रही हैं। तो जल्दी ये चीज जो है, ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल, खत्म हमें भी होगा, मुझे पूरी ऐसा उम्मीद है लगता है। कि बहुत जल्दी जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म सबको मिले और इस तरीके के, जैसा आपने डिस्क्रिमिनेशन की बात करी, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि साहित्य, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये समाज की संपत्ति है और समाज को पूरा हक है कि हर तरीके के, हर वर्ग से लिखने वाले इस ऐसे स्टेज पर पहुंचे, ऐसे मंच पर पहुंचे जहां पर उनकी जो है किताबों को सराहा जा सके। यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमरेंद्र नारायण जी, और उनका एक सवाल मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। वो लिख रहे हैं कि क्या साइंस पर कुछ लिखा जा सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं साईफाई को रिलेट करता है। तो साईफाई के केस में इंडियन ऑथर्स की अगर मैं बात करूं, भारतीय लेखकों की बात करूं, कहीं कमतर दिखाई देते हैं और ऐसी रचनाएं भी बहुत कम देखने के लिए मिलती हैं। आपका इस पे क्या विचार है? हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है। साइंस में क्यों नहीं लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और साईफाई तो बहुत ही आजकल आई थिंक अपकमिंग फील्ड है। लेकिन हाँ, इंडियन ऑथर्स इसमें काफी कम है। इसका रीजन पता नहीं क्या है, क्योंकि शायद इंटरेस्ट नहीं आता है, ये हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली साइंस पे भी लिखा जा सकता है, क्यों नहीं। और बल्कि जो मेरे मेन कैरेक्टर हैं शांतनु बोस, वो एक नैनो एक्सपर्ट हैं, वर्ल्ड के नैनो एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो वो भी साइंटिफिक प्रवृत्ति के हैं, उनका बैकग्राउंड पूरा साइंटिफिक है। वो साइंटिफिक सोच से ही अपने जी, मर्डर्स को सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा आइडिया है, साईफाई भी लिखा जा सकता है। थैंक यू अमरेंद्र, तुमने एक अच्छा आइडिया दिया है बिल्कुल। मुझे। तो यहाँ पर मैं एक सवाल और लूंगा, ये आज का हमारा आखिरी सवाल होगा। और सवाल मैं ये लेना चाहूंगा कि आप जो है तरह तरह के मंचों से जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं जितने भी लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं उसमें भी आप शिरकत करती हैं। तो ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल्स का क्या महत्व है एक जनरल रीडर से लेकर एक ऐसा लेखक जो आने वाले समय में कुछ लिखना चाह रहा है, उसके लिए इस तरीके के लिटरेरी फेस्टिवल्स का क्या महत्व है, या वो वहां जाकर के वो क्या कुछ सीख सकता है? इस पर आपके कुछ विचार? नहीं, लिटरेरी फेस्टिवल मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। चाहे आप नए लेखक हो, चाहे पुराने लेखक हो। अगर आप नए लेखक हो तो आपको पता चलता है कि किस टाइप की किताबें आ रही हैं हमारे अभी समाज में इस समय, कौन सी किताबें पॉपुलर है, किस डायरेक्शन में लिखना चाहिए। और वहाँ सारे लेखक एक्सप्रेस करते हैं कि वो क्या टेक्निक फॉलो करते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या क्या करते हैं। तो इससे बहुत कुछ पता चलता है। फिर वहाँ कई सेशंस होते हैं जिसमें कि पब्लिशर्स आपको बताते हैं कि अगर आप पब्लिश होना चाहते हो तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मतलब पूरा ही होराइजन आपका वाइडन हो जाता है। अगर आप नए लेखक हो, आपको पता चलता है कि क्या करना चाहिए, कैसे प्रोसीड करना चाहिए, और किस तरह की किताबें आती हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अदरवाइज भी अगर आपने एक दो किताबें लिख ली हैं या अपने पाठकों से आप जुड़ते हो, आपको पता चलता है कि आपको, आपके पाठक को क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया आपकी किताब में। और ये भी पता चलता है कि वो आपसे नेक्स्ट क्या चाहते हैं कि आप क्या लिखो। और उसके अलावा जिन्होंने कभी आपकी किताब नहीं पढ़ी, वो आपकी बातें सुन के या आप अपनी किताब के बारे में बताते हो, तो उनका भी इंटरेस्ट पैदा होता है आपकी किताब पढ़ने के लिए। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि, और सबसे बड़ी बात है, आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं वहां पर। आप एक नए लेखक हो या आप लिखना चाहते हो, आप वहाँ कोई स्टैब्लिश्ड ऑथर से आपकी फ्रेंडशिप होए, वो आपको मेंटर कर सकता है। वो आपको, जैसे मैं गई थी हरिद्वार लिट फेस्ट में या कुछ, तो कई मुझे स्टूडेंट्स मिले। और कई वो तरह तरह की मेंटरिंग चाहते हैं कई बार स्टूडेंट्स। तो आप उनको मेंटर करते हो, उनको बताते हो कैसे क्या करना है। तो
बड़ा ही अच्छा एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। आप किसी भी स्टेज पे हो, नए हो, पुराने हो, इस्टेब्लिश्ड हो, आई थिंक इट एनरिचेस यू इन एवरी वे पॉसिबल। तो लिटरेरी फेस्ट बहुत ही अच्छी चीज है मेरे विचार बिल्कुल, में। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है अब जितने भी नए लेखक और लेखिकाएँ हैं, वो ज़रूर इस तरीके के लिटरेचर फेस्टिवल्स को में शिरकत करेंगे, क्योंकि कुछ न कुछ ज़रूर वहाँ सीखने को मिलता है। जिस तरीके के मंचों पर जो एक साथ लोग हाँ। मिलते हैं, उसका एक बहुत बड़ा असर किसी के भी लेखन पर या किसी की सोच पर पड़ सकता है। तो एक आखिरी सवाल हम यहाँ पर लेंगे, मुझे एक लाइव कमेंट जो है नज़र आ रहा है, किरण बडोनी ममगाई जी जो है आपसे पूछना चाह रही हैं कि आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है? नया प्रोजेक्ट आपका, आप इस बारे में क्या कहेंगी? हेलो किरण, तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम आई हो। अगला तो मैं अभी करेंटली तो एक थ्रिलर पे ही काम कर रही हूँ। ये एक इंटरनेशनल जैसा थ्रिलर है, डिफरेंट है, नो इल्यूजन्स इन ज़ैनडू से डिफरेंट है। और इसमें प्रोफेसर शांतनु बोस ही हैं मेन प्रोटैगनिस्ट। तो अभी फिलहाल तो उसी पे काम कर रही हूँ। काफी कॉम्प्लेक्स है और इसमें कई सारे, और ये रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। तो बहुत सारा रिसर्च इसमें मुझे करना पड़ रहा है। अभी तो फिलहाल यही लिख रही हूँ। हो सकता है इसके बाद मैं शायद मेरे बहुत सारे कैडेट्स भी कहते हैं, और मैं अभी जो लिटरेचर फेस्ट में गई वहां पे भी सब मुझे कह रहे हैं कि एक लव स्टोरी लिखो। तो अब मेरा कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है अब इसे मैं खत्म करूं, अब नेक्स्ट एक लव स्टोरी लिखूं। बिल्कुल। पर मुझे कुछ ये नहीं मतलब आइडिया नहीं आ रहा है कि कैसी लव स्टोरी लिखी बिल्कुल, जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जब भी आइडिया ये आएगा, तो ये हम सबके लिए बहुत जो है अलग होने वाला है और हम सब बिल्कुल प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने क्राइम थ्रिलर लिखा है, उसके बाद एक अचानक से जब रोमांस नॉवल आएगा, तो मुझे लगता है कि मार्केट को जो है अब संभल जाना चाहिए कि कुछ नया आने वाला है, कुछ ऐसा जिसे सब लोग पसंद करेंगे। तो इसी के साथ हम जो है अपने अंतिम पड़ाव पर आज आ पहुंचे हैं इस लाइव साक्षात्कार के। मुझे पूरा भरोसा है जितने लोग यहाँ पर जुड़े होंगे उनको जो है कहीं ना कहीं कुछ सीखने का और कुछ ज्ञानवर्धन का उनको जो है ये मौका था, उन्होंने जरूर इसका पूरा लाभ उठाया होगा। तो चंद शब्दों में मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक मैसेज जो है हमारे साथ जो लोग लाइव जुड़ रहे हैं उन्हें दें, और साथ ही वो लोग जो भविष्य में इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए आपका क्या एक मैसेज रहेगा? तो मेरा तो मैसेज यही रहेगा कि सबसे मतलब यू शुड बी ट्रू टू योर सेल्फ, है ना। बी ट्रू टू योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, एंड बी कंसिस्टेंट अबाउट व्हाट यू बिलीव इन। ये सबसे जरूरी चीज होती है। तो मेरे विचार में तो यही है, और मुझे लगता है कि जो हमें मनुष्य जीवन मिला है उसका मकसद ये है कि हम पूरी तरह से ब्लूम करें। हमारी जो प्रतिभा है हमारे अंदर, या हमारा जो यूनिक टैलेंट है, उसको हम स्पेस दें पूरी तरह से ब्लूम करने के लिए। यही ऑब्जेक्टिव है हमारे जीवन का। तो यही मेरा मैसेज है। बिल्कुल, तो मैं जो है संपूर्ण मातृभाषा परिवार की ओर से एक बारी फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने समय में से हमें कुछ यहाँ पर समय दिया, और जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं मैं उनकी तरफ से भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि मातृभाषा परिवार की जो एक यात्रा है उसमें हमें आपका वैचारिक समर्थन जो है वो प्राप्त होता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मुझे बहुत ही आनंद आया इस पूरे इंटरव्यू में, और बहुत अच्छा लगा ये बातें करके तुम्हारे साथ और अपने विचार व्यक्त करके। और थैंक यू सो मच विवेक, एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन। और मेरे बेस्ट विशेष है मातृभाषा परिवार के तरह के लिए, और मैं चाहती हूँ कि ये मातृभाषा परिवार बहुत आगे बढ़े, और मैं हमेशा साथ हूँ। मेरी तरफ से कुछ भी हेल्प चाहिए, कभी भी चाहिए, मैं यहाँ बिल्कुल, पे अवेलेबल हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद मैम। और मैं साथ में जितने लोग हमारे साथ इस फेसबुक लाइव से जुड़े थे, मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और अब आशा करते हैं आपसे अगले अंक में मिलेंगे, तो तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि।